बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन जंग के हवाले से हमारी ताज़ा तरीन कवरेज। नाज़रीन कराम, रूस यूक्रेन जंग का 11वां दिन इस वक्त शुरू हो चुका है और इस वक्त जो सूरत हाल है और रात गए जिस तरह से रूस ने बमबारी की है और बड़े पैमाने पर कुछ कामयाबियां समेटी हैं, उनकी रीसेंट जंग के अंदर और इन पूरे के पूरे 10 दिन के अंदर कोई मिसाल नहीं मिलती। इस वक्त रूस की जानिब से अहम तरीन शहरों पर बमबारी और वहाँ पर इम्पॉर्टेंट तनसीबात जो हैं उन्हें नुकसान पहुँचाने और उन्हें तबाह करके न्यूट्रलाइज करने की इतलात तो है, लेकिन जो सबसे बड़ी और धमाका खेज़ और तहलका खेज़ खबर है वो रूस के एटमी बमबार तैयारे जो कि एटमी हथियार ले जाने की क़ुव्वत रखते हैं और उन्हें गिराने की क़ुव्वत रखते हैं, वो इस वक्त यूक्रेन की फ़ज़ाओं के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने यूक्रेन में परवाज़ें करना शुरू कर दी हैं। इसकी एक बड़ी अहम और वाज़ेह वजह नाज़रीन कराम नेटो का किरदार है, अमेरिका का किरदार है और हथियार देने के हवाले से इस वक्त व्लादिमीर पुतिन अपने उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि अब हथियार देना बंद कर दो, वरना कोई भी एक्सट्रीम कदम अगर मैंने उठा लिया तो उसके कसूरवार भी तुम होगे। इसके साथ ही साथ इसराइल का वजीर आज़म रातों रात एक खुफिया दौरा करता है हंगामी बुनियादों पर और 3 घंटे तवील मीटिंग की जाती है क्रेमलिन में, रूस के अंदर मॉस्को में जो सदारती महल है वहाँ पर इसराइली वजीर आज़म पहुँचता है और किस तरह से ये 3 घंटे की मुलाकात हुई, इसमें क्या कुछ अपडेट्स हैं, किस तरह से ये मुलाकात नाकाम हुई, आपके सामने तमाम तर अपडेट्स रखी जाएंगी अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। नाज़रीन कराम, वक्त ज़ाया किए बगैर, क्योंकि वक्त कम है और ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, बैक टू बैक सूरत हाल जो है वो चेंज होती जा रही है और मेरी बड़ी कोशिश है कि मैं आपके सामने तमाम तर ख़बरें जो हैं ऑथेंटिक रखूँ, उनका सोर्स रखूँ, आपकी स्क्रीन पर ख़बर चलवाई जाए ताकि मेरे व्यूअर्स बाद में जाकर अगर कोई कन्फर्म भी करना चाहता है वो ख़ुद से गूगल पर क्रॉस चेक कर ले कि ये ख़बर जेन्युइन है, क्योंकि जंग के अंदर सनसनी भी फैलाने का काम बहुत होता है तो रेफरेंसेस हमारे स्क्रीन पे चलते रहते हैं। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आपको जो खबर मैंने देनी है ये इस वक्त रात गए जो रूस की जानिब से बमबारी की गई है 3-4 अहम तरीन शहरों पर, उसके हवाले से है। एक तो मैरिपोल शहर पर रूस ने फुल फ्लैज हमला किया है, इसके साथ एक शहर है चर्चनीव और इसके अंदर रशिया ने हमला किया है कुछ बिल्डिंग्स के ऊपर और पावरफुल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स FAB-500 से बमबारी की है, यानी कि रशिया ने भी अपने ड्रोन अब इस जंग के अंदर उतार दिए हैं और ये चचनीव के जो हेड हैं रीजनल स्टेट डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने कंफर्म किया है कि रात गए हमारे ऊपर बड़े पैमाने पर बमबारी हुई है। इसके साथ ही साथ एक और ख़बर भी आई है हमारे पास कि शेल्स हैव एक्सप्लोडेड इन नोवोलस्की मार्केट इन खारकीव के अंदर, जो कि इस वक्त रशिया के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट शहर है आफ्टर कीव, दारुल हुकूमत, उधर वहाँ पर रात को गए ये अहम तरीन बमबारी हुई है और यहाँ पर शेलिंग हुई है। इसके साथ ही साथ ओडेसा है, मैरिपोल शहर है और वो तमाम तर शहर जिनके ऊपर रूस इस वक्त कब्जा करना चाहता है बिफोर कैप्चरिंग कीव, क्योंकि कीव के बाहर काफिला खड़ा है, घेरे में ले चुके हैं, 40 मील पर मुहित जो मिलिट्री कॉन्वॉय है वो उधर बिल्कुल रोक दिया गया है, उसकी हिफाजत भी की जा रही है और वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस का वेट कर रहे हैं और व्लादिमीर पुतिन की पॉलिसी इस सारे के सारे मामले में काफ़ी चेंज हुई है। वो इस वक्त आम लोगों का कत्लेआम नहीं चाहते क्योंकि वो जो वज़न है वो बर्दाश्त नहीं रूस कर पाएगा। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अगर उन्हें आम लोग रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, उन्हें मारना पड़ता है उन सबको, तो ये एक जेनोसाइड की तरफ, ये एक नस्ल कुशी की तरफ बात चली जाएगी और जंगी जराइम की तरफ बात चली जाएगी, आम शहरियों, बच्चों, औरतों की अगर हलाकतें होती हैं और रूस किसी सूरत भी वो नहीं चाहता। कल भी यही हुआ जब रूस ने टाइम दिया कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है, यहाँ से निकल जाएं सारे बच्चे, औरतें, बूढ़े, वो सारे सिविलियंस, तो रशिया ने ये इल्ज़ाम लगाया कि हम तो चाहते हैं यहाँ से लोग निकलें, लेकिन यूक्रेन खुद नहीं चाहता। इन्होंने खुद लोगों को यहाँ पर हब से बेजा में रखा हुआ है, अपने लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अगर जब तक यहाँ हैं तो उन्हें भी पता है कि रशिया फुल फ्लैज कारपेट बॉम्बिंग नहीं करेगा, रशिया फुल फ्लैज हमला नहीं करेगा। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से रशिया ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये तमाम तर चीज़ें की जा रही हैं। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, मैं आपको ये भी बता दूँ कि रशिया की बैक टू बैक इंटेलिजेंस को बहुत ही तहलका खेज़ खबरें मिल रही हैं और रशिया की जो स्पुतनिक न्यूज़ एजेंसी है उसने एक बड़ा इंकशाफ किया है, आप ये देख सकते हैं, स्पुतनिक इंटरनेशनल, अप टू 50 वेस्टर्न प्लेन्स विद मिलिट्री हार्डवेयर लैंडेड इन यूक्रेन अहेड ऑफ रशियन ऑपरेशन। मॉस्को ने इस वक्त ये बयान दिया है
कि 50 कार्गो प्लेन्स जो हैं वो कीव के अंदर लैंड हुए और उसमें मिलिट्री हार्डवेयर था, यानी कि जंगी साजो सामान था अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, पोलैंड और लिथुनिया से, और वो रशिया के ऑपरेशन से पहले हुआ था। सम 2000 टन्स ऑफ मॉडर्न वेपन्स, एम्यूनेशन एंड प्रोटेक्टिव गियर वर सप्लाइड टू यूक्रेन इन फर्स्ट मंथ एंड हाफ ऑफ 2022। पहले 1.5 महीने के अंदर 2022 के ये तमाम तर चीज़ें 2000 टन ऑफ मॉडर्न वेपन जो है वो यूक्रेन को सप्लाई किया गया है। इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि द फॉरेन मिनिस्ट्री फर्दर स्पेसिफाइड दैट द यूके सिंगल हैंडेडली ट्रांसफर्ड ओवर 2000 यूनिट्स ऑफ एंटी टैंक वेपनरी। सिर्फ और सिर्फ बरतानिया ने 2000 यूनिट दिए हैं एंटी टैंक वेपन के, जिन्होंने रशियन टैंक बाद में जाकर तबाह किए। द रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सवुमन सेड द मॉस्को हैज वंस अगेन कॉल्ड द EU and NATO to stop the mindless pumping of modern weaponry to the Kyiv regime। उन्होंने कहा कि ये जो आप अपना जहन से सोचे बगैर माइंडलेस पंप पे पंप किए जा रहे हैं, आप झोंकी जा रहे हैं अपना असलहा, और कीव की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे ये दे रहे हैं, ये फौरी तौर पर रोकें। शी सेड दैट इट क्रिएट्स ग्रेट रिस्क फॉर सिविलियन एंड एविएशन एंड अदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन यूरोप एंड बियॉन्ड। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क है और ये एक बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट है जो इन्होंने दी है कि ये प्लेन्स इतनी बड़ी तादाद में, नाज़रीन कराम आप अंदाज़ा करें कि 50 प्लेन्स आए कार्गो वाले और 2000 टन वेपनरी दिए जाए, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये खबर भी देख सकते हैं, रशिया कॉल्स ऑन EU एंड NATO टू स्टॉप आर्म सप्लाई टू यूक्रेन। रशिया ने आखिरी वार्निंग दे दी है और रशिया ने कहा है कि ये जो आप लोग सप्लाई कर रहे हैं हथियार, ये रोक दें, और हमें तमाम तर इत्तलात हैं, आप अभी भी हथियार दे रहे हैं। आपने इस ऑपरेशन के शुरू होने से पहले भी 50 प्लेन्स के अंदर हथियार भेजे और उन्होंने तो एग्जैक्ट अब रशिया ने डिटेल्स दे दी हैं। और इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान ने सामने आकर, जो खातून है मारिया जरखाकोवा, उन्होंने आकर ये स्टेटमेंट दी है। तो ये तमाम तर चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये रशिया की तरफ से एक क्लियर बेस बनाई जा रही है कि हमें अगर नेटो, अमेरिका या यूरोप के खिलाफ कोई इकदाम करना पड़ता है तो पहले हम दुनिया के सामने हकीकत रखते रहें कि ये इस जंग के अंदर किस तरह से मुदाखलत कर रहे हैं और ये हमें किस तरह से डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन कराम, अमेरिका के B-52 बॉम्बर, ये बड़े पैमाने पर तकरीबन आप कह सकते हैं कि टन्स के हिसाब से ये हथियार और गोला बारूद लेकर जाने की और गोला बारूद गिराने की सलाहियत रखता है। ये एटमी जो हमला होता है वो ये तैयारा कर सकता है। अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जर्मनी से हंगरी। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो कि मैंने अपने व्यूअर्स के सामने भी रखी, लेकिन अब रूस ने इंतहाई कदम भी उठा लिया है और रूस की धमकियों को कोई लाइटली ना ले, इसलिए कि भाई एटमी, आपने अपनी ताकत और अपने एटमी हथियार तो आपने हाई अलर्ट पे डाल दिए, लेकिन ये कुछ करेंगे नहीं। अव्वल तो इन्हें लगता था कि रूस इस तरह से यूक्रेन में घुसेगा भी नहीं, लेकिन रूस घुस गया। अब इन्हें लग रहा है कि ये हमारे पे, पोलैंड, लिथुनिया पे हमला नहीं करेगा, रोमानिया पे हमला नहीं करेगा। अब ये भी शायद इनकी गलत फहमी हो, क्योंकि वहाँ से रूस इल्ज़ाम लगा रहा है कि वहाँ से दहशतगर्द स्मगल हो रहे हैं, असला आ रहा है और यूक्रेन को और रूस को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो वो ज़ाहिरी बात है इसके अंदर अपनी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अब जो रूस है उसने रशिया का Tu-22 स्ट्रेटिजिक बॉम्बर जो है नाज़रीन कराम वो यूक्रेन की फ़ज़ाओं में दाखिल कर दिया है। फॉर फर्स्ट टाइम सिंस वॉर ब्रेक्स आउट Tu-22 एंटर्ड यूक्रेनियन एयर स्पेस। जब से ये जंग छिड़ी है, जब से ये वॉर ब्रेकआउट हुई है, उसके बाद से पहली मरतबा Tu-22 स्ट्रेटिजिक बॉम्बर यूक्रेन की फ़ज़ाओं के अंदर दाखिल हुआ है। और इसके हवाले से जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं, यूक्रेन के सहाफ़ी ट्वीट कर रहे हैं, उनके एग्जैक्ट अल्फाज ये हैं, न्यूक्लियर बॉम्बर्स होवरिंग इन द स्काइज ऑफ यूक्रेन। एटमी बॉम्बर्स इस वक्त यूक्रेन की फ़ज़ाओं के अंदर चहलकदमी कर रहे हैं, फिर टुर रहे हैं और फ़ज़ाओं के ऊपर आकर खौफ और दहशत फैला रहे हैं। और रशिया ने ये कदम क्यों उठाया, मैं पहले आपके सामने Tu-22 की भी कुछ डिटेल्स रख दूँ। ये नाज़रीन कराम सोवियत यूनियन का पहला सुपरसोनिक बॉम्बर था और ये सोवियत मिलिट्री 1960s में इंट्रोड्यूस किया। बाद में ज़ाहिर बात है ये अपग्रेड होता रहा और ये इस वक्त बहुत सी जगहों पर है। और ये इस वक्त इसके हवाले से जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि एटमी हथियारों की डिलीवरी करने में बड़ा ही इंपॉर्टेंट समझा जाता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है रशिया की तरफ से कि ये न्यूक्लियर बॉम्बर और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर Tu-22 इस वक्त यूक्रेन की फ़ज़ाओं के अंदर दाखिल हो चुका है। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम आपके सामने मैं कुछ और अहम तरीन डेवलपमेंट्स और कुछ और अहम तरीन अपडेट्स रख देता हूँ। इसराइल इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वेस्ट का
बहुत ज़्यादा प्रेशर था तो इसराइल ने रशिया की मजम्मत की, जिसके बाद रशिया ने भी लिताड़ दिया। इसराइल ने मुज़ाकरात की पेशकश की, रूस ने सीधा सीधा इनकार किया कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे। अब इस सब के अंदर टर्की भी एक ऐसा मुल्क है जो रशिया जिससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतना खुलकर इनकी मुखालफत करेगा, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि टर्की भी बैलेंसिंग एक्ट्स की तरफ जा रहा है। और टर्की के जो सदर हैं रजब तैयब एर्दोआन, उनसे आज व्लादिमीर पुतिन की टेलीफोनिक गुफ्तगू होनी है और इसके अंदर जो टर्की ने पेशकश की है कि यूक्रेन और रूस के वज़राए ख़ारजा को हम अनकरा बुलाते हैं, वहाँ पर आकर मुज़ाकरात हों, तो रूस भी इसका खैर मकदम कर रहा है, क्योंकि नाटो ममालिक ने जो नॉर्मल कमर्शियल प्लेन्स होते हैं रूस के, उन पर पाबंदी लगाई है, लेकिन टर्की ने नहीं लगाई। टर्की ने कहा है कि हम इस पाबंदी में आपका साथ नहीं देंगे, यानी कुछ जगहों पे हम साथ दे रहे हैं जो हमें ठीक लग रहा है, जो हमें अनजस्टिफाइड एक्ट लग रहा है उसमें हम आपका साथ नहीं देंगे। तो ये चीज़ अब व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक कॉल से पहले हुई है। लेकिन जो अचानक मामला हुआ नाज़रीन इकराम वो ये हुआ है कि इसराइल के वज़ीर आज़म ने सीक्रेटली निगोसिएशन स्टार्ट कर दी हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ। आप कीव इंडिपेंडेंट की ये खबर देख सकते हैं, इसराइली प्राइम मिनिस्टर सीक्रेटली निगोशिएटिंग विद पुतिन। और इसके साथ ही साथ आप एक और खबर भी देखें अल अरेबिया इंग्लिश की, इसराइल्स पीएम बेनेट होल्ड्स अ 3 hour मीटिंग on the Ukraine conflict with Russian President Putin in the Kremlin before heading to Berlin for talks with the German Chancellor। जर्मन चांसलर के साथ मुलाकात जर्मनी में जो होनी है उससे पहले इसराइल का वज़ीर आज़म जाता है हंगामी दौरे पर रशिया, और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से करता है अहम तरीन मुलाकात। और यहाँ पर जो गुफ्तगू हुई, अब आप देख लें कि व्लादिमीर पुतिन इन पर काफ़ी गुस्सा भी थे, लेकिन ये मुलाकात तो हुई है। और व्लादिमीर पुतिन ने ज़ेलेंस्की के हवाले से जब स्टेटमेंट दी कि ज़ेलेंस्की को उसकी अपनी फ़ौज उठाकर बाहर करे, तो व्लादिमीर पुतिन ने जीव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये यहूदी तुम ईसाइयों के ऊपर रूल कर रहा है तो इसे उठाकर बाहर फेंक दो। और ज़ेलेंस्की जो है उसके बड़े अच्छे टर्म्स हैं इजराइल के साथ और ये जो वज़ीर आज़म है इनके साथ, और इन्होंने इसलिए कहा कि हम वहाँ पर इनके तमाम तर ख्याल रखेंगे और इनके लिए हम काम कर रहे हैं, और ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर ये दौरा बुरी तरह नाकाम हुआ है। इस दौरे के बाद इसराइली शहरी जो हैं उन्हें रूस छोड़ने का कह दिया गया। ज़ाहिर बात है अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती तो ये वाली अपडेट एटलीस्ट सामने ना आती कि इस तरह से शहरियों को यहाँ से निकलने का कह दिया जाता। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके साथ ही साथ जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं उनके साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू 1.5 घंटे की हुई, वो नाकाम हो गई। अब ये 3 घंटे तक क्रेमलिन में रहा इसराइली वज़ीर आज़म, हंगामी तौर पर आया, ये नाकाम हो गई है। तैयब एर्दोआन अगर कोई आज पेशरफ्त करवा सकें तो वो एक बहुत बड़ी उनकी कामयाबी होगी। और तैयब एर्दोआन को भी अब शायद इस बात का ख्याल आया है कि वो जंग में साइड्स ना लें और व्लादिमीर पुतिन से दुश्मनी मोल ना लें, तो टर्की में और उनके लिए भी शायद ये बेहतर हो। और ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था पहले दिन का, अब वो सब कोई ठीक लग रहा है, सब कोई लग रहा है हमने भी यही करना है। इसराइल तक बैलेंसिंग एक्ट पे आ गया, टर्की खुद बैलेंस करना चाह रहा है। पाकिस्तान ने पहले दिन से ही दोनों को सेम पलड़े में रखा, क्योंकि हमें पता था कि इस वक्त हमारी पॉलिसी तो आज़ाद है, अमेरिका तो प्रेशर डाल रहा है लेकिन हम नहीं सुन रहे, और इसीलिए हमारी पॉलिसी आज़ाद है क्योंकि हम किसी की सुन नहीं रहे। बाकी मुल्क प्रेशर में आके बयान दे देते हैं, बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है हमने कर क्या दिया। तो ये अभी तक की आम तरीन डेवलपमेंट से इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपके सामने मजीद अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।